अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और श्रीलंका, नेपाल तथा बांग्लादेश के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकातें की। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने श्री बान की मून से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशन के सिलसिले में बातचीत की। श्री मोदी ने भारत के इस नजरिए को रखा कि जो देश शांति रक्षक बलों के लिए योगदान देते हैं उन्हें फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के ठीक बाद न्यूयॉर्क पैलेस होटल में नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की। पड़ोसी देशों के तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भाषण देने के लिए श्री मोदी को बधाई दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले भाषण में कहा कि आतंकवाद नए स्वरूप और नए नाम से सामने आ रहा है और कोई भी बड़ा या छोटा देश इसकी चुनौती से मुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व के देशों से मतभेदों की अनदेखी करते हुए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद को मिलकर जल्द से जल्द रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संधि को मंजूरी देने के लिए कहा। श्री मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के साए के बिना गंभीर द्विपक्षीय वार्ता करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इसके लिए समुचित माहौल बनाए और द्विपक्षीय वार्ता के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महासभा में मुद्दे उठाना दो देशों के बीच मुद्दों के समाधान में प्रगति का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हाल में आई बाढ़ के दौरान भारत ने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी सहायता की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अगले वर्ष अपने अस्तित्व के 70 वर्ष पूरे करने वाला है, लेकिन ये विचार किए जाने की जरूरत है कि ये संगठन वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार अधिक विश्वसनीय और सार्थक मंच बन सकता है। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राज्य के कुछ भागों में हिंसा की खबरें मिली थी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को परामर्श भेजकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में कोई अप्रिय घटना न हो। चेन्नई और राज्य के कुछ अन्य शहरों से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी प्रमुख के समर्थकों द्वारा हिंसा, पथराव, मीडिया के साथ हाथापाई और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं होने की खबरें मिली थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में 66 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में कल बेंगलोर में विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार दिया और 4 वर्ष की कैद तथा 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से समर्थन वापस लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो गया था। महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और गृह मंत्री आर पाटिल ने कल पर्चे भरने के आखिरी दिन अपने नामांकन पत्र भरे। राज्य में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी और 30 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। श्री पृथ्वीराज चौहान ने तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने उससे समर्थन वापस ले लिया था। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 2047 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा की सभी सीटों पर और भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस नवगठित हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दक्षिण कोरिया के इंचन में एशियाई खेलों के 9वें दिन इस समय कबड्डी के शुरुआती मुकाबले में भारतीय महिला टीम बांग्लादेश से खेल रही है। पुरुष टीम भी आज अपने शुरुआती मुकाबले में बांग्लादेश से ही खेलेगी। तीरंदाजी में महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए जापान से खेलेगी। एथलेटिक्स में पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक के फाइनल में केटी इरफान और गणपति कृष्णन पुरुष वर्ग में, जबकि खुशबीर कौर महिला वर्ग में भाग लेंगी। हैमर थ्रो के फाइनल में मंजू बाला, महिलाओं के 400 मीटर फाइनल में एमआर पूवम्मा और मनदीप कौर तथा पुरुषों की 400 फाइनल में कुलू मोहम्मद और अरुकिया राजीव शिरकत करेंगे। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण, 4 रजत और 20 कांस्य सहित 27 पदक लेकर 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
takers. Prime Minister Narendra Modi held separate meetings in New York with United Nations Secretary General Ban Ki-moon and leaders of Sri Lanka, Nepal and Bangladesh yesterday. He first met Ban Ki-moon just before addressing the UN General Assembly. They broadly discussed the UN peacekeeping mission. Mr. Modi put forward India's viewpoint that those countries who are contributing to the peacekeeping forces should be included in the decision-making process. Mr. Modi also held 3 separate bilateral meetings with the President of Sri Lanka and Prime Ministers of Nepal and Bangladesh in the New York Palace Hotel immediately after his address at the UN General Assembly. All the 3 leaders of the neighboring countries were supportive of International Yoga Day proposal, which the Prime Minister mooted in his UNGA address. Prime Minister Modi, in his maiden speech at the United Nations, has said that terrorism is taking a new shape and new name, and no country, big or small, is free from its threat. Addressing the 69th session of the United Nations General Assembly in New York yesterday, the Prime Minister called upon the nations to put aside their differences and mount a concerted effort to combat terrorism. He asked the UN to pass the Convention on International Terrorism at the earliest to unitedly contain the menace. Mr. Modi said India wants to hold serious bilateral dialogue with Pakistan without the shadow of terrorism. He said it is required that Pakistan should create an appropriate environment and come forward for bilateral talks. Mr. Modi also addressed a young crowd last evening at the Central Park of New York during the Global Citizen Festival. Delivering his address in English, he greeted the New Yorkers, saying, "This is a great city and its citizens have shown that they care for the world outside also." Appreciating the fact that the Global Citizen Festival is being organized in an open park and not in a conference hall, Mr. Modi said, "What they are today will decide their future tomorrow." The centre has asked the Tamil Nadu government to ensure effective measures for maintaining peace and law and order after reports of violence in some parts of the state following conviction and imprisonment of Chief Minister J. Jayalalitha. The Home Ministry has sent an advisory to the state government to step up security arrangements to ensure that no more untoward incidents occur in the state. Incidents of violence, stone pelting, assault on media persons and damage to vehicles by the AIADMK Supremo supporters were reported from Chennai and other towns of the state. Tamil Nadu Governor Dr. J. Rosraya held a meeting with the Chief Secretary and other secretaries and police officials and has ordered them to uphold the law and order situation in the state. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah held a high-level meeting of the Home Department and police officials in Bangalore after the special court sentenced J. Jayalalitha. Mr. Siddaramaiah said after the meeting that the state government would ensure proper security in Bangalore and surrounding areas bordering Tamil Nadu to maintain peace. Jayalalitha was convicted and sentenced to 4 years imprisonment and fine of 100 crore rupees in the 66 crore disproportionate asset case in Bangalore yesterday. Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan and Home Minister R.R. Patil were 2 of the prominent leaders who filed their papers on the last day of filing of nominations yesterday for the 15th October Assembly elections. Five-cornered contest is likely in most of the 288 constituencies. The scrutiny will take place tomorrow and Monday is the last date of withdrawing nominations.